हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन था हमारा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में कब तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे फ्रांस ने 11 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जबकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह किस देश में होने वाला था? तो ये फ्रांस में होने वाला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस से 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ये किस देश से थे? ये पाकिस्तान से थे। इसके अलावा आपको पता है कई स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में इतनी अधिक गिरावट पहली बार देखने को मिली है? तो 1991 के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में इतनी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आईएमएफ और हो गया हमारा विश्व बैंक हो गया, इन लोगों ने किया है कि जो भारत की जीडीपी है वो 1.5% से लेकर के 2% के बीच में रहेगी। एक ने कहा है 1.9% रहेगी। अब बात आती है कि 1991 में भारत की जीडीपी कितनी थी? तो 1.1% पे आ गई थी भारत की जीडीपी। फिर हमारा कि WHO द्वारा पहली बार विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। यह एक कीड़े के काटने से होता है। फिर हमारा आसियान देशों का आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? आसियान कंट्रीज का ये जो वर्चुअल समिट थी इसकी अध्यक्षता किया है वियतनाम ने। याद रखिएगा, जैसे इसके पहले G20 की एक समिट हुई थी उसी तरह आसियान कंट्रीज में इन्होंने भी क्या किया है, कोविड-19 को कैसे इसे डील करना है इस वजह से इस समिट को किया गया है। ठीक। अगला है हमारा कि मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। याद रखिएगा। फिर हमारा कि आईसीएमआर ने किस राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दिया है? तो उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये पूल टेस्टिंग होता क्या है। देखिए, अब क्या है कि अभी हमारे पास किट बहुत कम है। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी 133 करोड़ है और इतने ज़्यादा लोगों का कम समय में अगर हमें टेस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के 5 सैंपल लिए जाएंगे, इनको मिक्स किया जाएगा। जो स्वैब होता है गले और नाक में, ठीक, इनको मिक्स करने के बाद यह एक सैंपल बन जाएगा और टेस्टिंग इसकी होगी। अगर ये रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो मतलब ये पांचों सेव है, लेकिन अगर पता चला कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर से इन पांचों का क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये है पूल परीक्षण। इसमें आपको पता है कि ठीक है पॉजिटिव आने में दिक्कत है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गई तो बाकी जो 4 किट हैं वो सेव हो जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किस देश ने WHO की फंडिंग रोक दिया है? तो यूएसए ने WHO की फंडिंग रोक दिया है और यहाँ पे आरोप क्या लगाया गया है कि चाइना में कोरोना वायरस की जो महामारी है इसकी सच को WHO ने बहुत ही लाइटली लिया और इस वजह से यह एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। और अगर हम लोग बात करें तो यूएसए करीब 3000 करोड़ रुपए देता था WHO को, जबकि चाइना की बात करें तो चाइना 300 करोड़ रुपए देता था। ठीक। अगला हमारा कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह स्थित है हमारा कर्नाटक में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर बार जब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आती है तो कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। किसमें? यह बिना रुके 940 दिन तक
काम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने। या महाराष्ट्र के तारापुर, जिसका अगर हम लोग बात करें कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। उसके बाद है रावत भाटा जिसकी कैपेसिटी 1180 मेगावाट। इन दोनों के बाद राजस्थान में रावत भाटा हमारा राजस्थान में है और ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है कौन सा? कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेस्ट ने भारत के किस पड़ोसी देश पर वर्ष 2019 में परमाणु परीक्षण की संभावना का आरोप लगाया है? तो यहाँ पे ये आरोप लगाया गया है चाइना के ऊपर। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो वायरस आया है ये किसी लैब में टेस्टिंग के दौरान ही ये वायरस आया है। हालांकि अभी इसे कहा जा रहा है कि ये सी फूड की वजह से आया है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। यूएसए ने आरोप लगाया है चाइना के ऊपर। और मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था कि चाइना में जब कोरोना वायरस का मामला आया और इसको रजिस्टर्ड किया गया डब्ल्यूएचओ में, तो डब्ल्यूएचओ ने इसको थोड़ा लाइटली लिया और इसी बात का आरोप लगाते हुए यूएसए ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी, जिसमें यूएसए के इस फैसले का काफ़ी लोग निंदा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अमेरिका ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन ने वर्ष 2019 में कई न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए क्या होता है, कुछ नियम बने हैं। ठीक, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने यह रिपोर्ट न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश की तो पूरी दुनिया में टेंशन आ गया। और अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन टेस्ट ब्लास्ट के लिए बनाई गई जीरो यील्ड संधि का उल्लंघन कर रहा है। बात आती है कि जीरो यील्ड का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है ऐसे परमाणु परीक्षण से जिससे परमाणु मुखास्त्र के प्रस्फोटन से श्रृंखलाबद्ध विस्फोट नहीं होता है। ठीक, और चीन ने क्या कहा है कि ये आरोप गलत है। चलिए, अगला है हमारा कि कोविड-19 की वजह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है? तो अब देखते हैं, वेतन में कटौती की बात आई है तो जब से कोविड-19 आया है आपको पता है कि जो अर्थव्यवस्था वो बहुत तेजी से डाउन हो रही है। ऐसे में पीएम केयर फंड्स बना, इसके अलावा जो भी और लग्जरी दी जाती थी, सांसदों को वेतन दिया जाता था और भी चीज़ें दी जाती, तो उनकी सुविधाओं में कमी की गई, खर्च को एकदम सीमित कर लिया गया क्योंकि भविष्य के लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किया था महाराष्ट्र और तेलंगाना ने। यहाँ पे इन्होंने अपने विधायकों के वेतन में कटौती की। बाद में एक अधिनियम बना करके सांसदों के वेतन में कटौती किया गया। बाद में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन लोगों ने स्वयं कहा कि हम अपनी आने वाले 1 साल तक 30% सैलरी नहीं लेंगे। और इसके बाद क्या है कि अभी यूपीएससी के अध्यक्ष और यहाँ के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने वेतन में 30% की कटौती किया है। ठीक, कटौती करने का रीज़न कि सरकारी खजाना खाली ना हो। ठीक है, तो अभी बात आती है कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं कौन? तो यूपीएससी के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप को क्वालिफाई कर लिया है? तो ये क्वालिफाई किया है भारत ने। कैसे क्वालिफाई किया? जब कोई गेम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भारत के साथ 4 और देशों ने मिल करके विश्व कप के लिए सीधे तौर पर एंट्री ले लिया है। और कौन कौन से देश हैं? तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड में इस विश्व कप का आयोजन होना है। ठीक, और इसकी जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी दिया है बीसीसीआई ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा कि G20 के FMCBG फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक में किसने नेतृत्व किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। इसके पहले भी G20 की बैठक हुई थी कोविड-19 के खतरे को लेकर के, और अभी दोबारा यह वर्चुअल मीटिंग हुई है 15 अप्रैल 2020 को। इसमें कोविड-19 के कारण जो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण है इस पे चर्चा किया गया है कि लोगों के जीवन एवं आजीविका की रक्षा करने में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की भूमिका पर जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वित्त मंत्री ने बताया कि भारत ने 32 करोड़ से अधिक लोगों को $3.9 अरब की वित्तीय मदद उपलब्ध कराया है।
ठीक। अब G20 के सदस्य देश हैं कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, यूएसए और ईयू। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है, जो कि शुरू होने वाला था 29 मार्च से। और पहली बार जब यह 29 मार्च को शुरू होने वाला है तो आपको पता है कि 22 तारीख को वो किया गया था, लॉकडाउन किया गया था, जनता कर्फ्यू लगाया गया था एंड इसके बाद लॉकडाउन शुरू हो जाता है। ठीक, तो उस समय से 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना वायरस का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, इसे देखते हुए चर्चा हुई कि चलो जून में इसको कर लेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? तो कोवैक्स का विकास किया किसने? डीआरडीएल ने। याद रखिएगा इसको, किसने? डीआरडीएल। हैदराबाद स्थित है एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसे हम लोग कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डीआरडीएल। इन्होंने कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण हेतु कोवैक्स के नाम से एक कियोस्क विकसित किया है। डीआरडीएल ने कोवैक्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो संक्रमित रोगियों से कोविड-19 के नमूने प्राप्त के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे उसका उपयोग होगा? तो जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कियोस्क केबिन के अंदर जाता है तो केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही परीक्षण हेतु नमूना ले लेता है। रोगी की केबिन से बाहर निकलने के पश्चात 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकेंड तक स्प्रे करता है। इसके अलावा केबिन को पानी और यूवी लाइट से स्वच्छ किया जाता है। और अब हम लोग अगर बात करें कि इस कोवैक्स की लागत कितनी है, तो इसकी लागत है अप्रॉक्स 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस के रूप में। ठीक, किस लिए? तो हमारे जो भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल हैं, इनको संरक्षित रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। नवंबर 1983 में यूनेस्को के सम्मेलन के 22वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक, अच्छा बात आती कि वर्तमान में भारत में कितनों विश्व धरोहर स्थल है? तो 39 है। और लास्ट टाइम जब यूनेस्को का 43वां सत्र हुआ था तो उसमें जयपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इससे पहले 38 थे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं यूनेस्को के। अगला हमारा कि कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह किस देश में आयोजित होने वाला था? तो ये आयोजित होने वाला था चाइना में, और अब इसको स्थगित कर दिया गया है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक, यह होने वाला था 29 जून से 9 जुलाई के मध्य में, लेकिन अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा आप। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। राजधानी बीजिंग है। मुद्रा चीनी युआन है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले हैं यूनेस्को के महानिदेशक। अगला है हमारा कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया के किस देश में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं? तो दुनिया में दक्षिण कोरिया में हुआ है आम चुनाव। याद रखिएगा, यहाँ पे 16 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति मून जे यहाँ पे आम चुनाव हुआ और ये अब होंगे वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक, और दक्षिण कोरिया कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव कराने वाला पहला देश है। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया के तहत पहली बार नागरिकों को सैनिटाइजर का उपयोग करने और प्लास्टिक के दस्ताने और फेस मास्क पहनना निर्देशों में आवश्यक रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बार 18 वर्ष तक के बच्चों ने यहाँ पे मतदान करने की अनुमति दी गई है, यहाँ पे 18 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा डेली अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।